अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ हुए ताहिर और आज के हमारे तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए आगाज करेंगे हमेशा की तरह यहां कतर की खबरों से और कतर जिस मैदान में भी निकलता है वहां पर झंडे गाड़ता है और दुनिया उसकी सलाहियतों को तस्लीम करती है और कतर में जब स्पोर्ट्स की बात की जाती है तो साथ-साथ खिलाड़ियों की और खिलाड़ियों की सेहत की बात भी होती है और खिलाड़ियों को जो चोटें लगती हैं उनका एक खास अंदाज में इलाज किया जाता है और उसके लिए दुनिया भर में पूरी दुनिया में सिर्फ 11 ऐसे मेडिकल सेंटर्स हैं कि जिनको एक खास किस्म की अहमियत मिलती है और इन्हीं में से एक है स्पिटार जो कि यहां कतर में स्पायर जोन के पास आप उसको देख सकते हैं इस हॉस्पिटल को और ये खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत और उनके तहफ्फुज़ के लिए एक ऐसा सेंटर है जहां पर के स्टडी की जाती है जहां पर के नए इलाज की तलाश की जाती है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मजीद 4 साल के लिए इस हॉस्पिटल को जो मंजूरी दी थी उसमें और इजाफा कर दिया है यानी कि जो स्पिटार की अहमियत पहले थी वो मजीद आगे जारी रहेगी 2014 में पहली बार स्पिटार को मिली थी ये मंजूरी और उसके बाद अब दूसरी मर्तबा तो इस तरह से सिलसिला जारी है और यहां पर दुनिया के नामी गिरामी खेल की बड़ी-बड़ी शख्सियत का इलाज हो चुका है जिनमें के फुटबॉल के बड़े-बड़े नाम हैं सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की मुंतजिमा कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ऐलान किया है कि यहां कतर में एक ऐसा इंटरनेशनल सेंटर खोला जा रहा है कि जिसकी मिसाल इससे पहले कि किसी वर्ल्ड कप में नहीं मिलती है और ये एक काउंसलिंग एक सेंटर है जहां पर के दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले फुटबॉल फैंस की जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग की जाएगी उनको काउंसलर सर्विसेज दी जाएंगी और ऐसा इससे पहले कहीं पर किसी भी वर्ल्ड कप के मौके पर नहीं हुआ है आज सुबह बाकायदा इस सेंटर का हुआ है इफ्तिताह और ये सेंटर दोहा एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में है गेट नंबर 4 पर या हॉल नंबर 4 पर इफ्तिताही तकरीब में कतर के नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे इस मौके पर सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी के सेक्रेटरी जनरल जनाब हसन अज़दवादी ने कहा कि इस काउंसलर सर्विस मुहैया करने वाले पहले इंटरनेशनल सेंटर के इफ्तिताह पर हमें फख्र नाज है क्योंकि इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वहां पर इस तरह का कोई सेंटर नहीं खोला गया था और मैं आपको बताऊं कि ये जो काउंसलर सर्विसेज यहां पर मुहैया की जाएंगी ये किसी एक एम्बेसी की जानिब से नहीं है बल्कि 40 से ज्यादा एम्बेसीज और कॉन्सुलेट के नुमाइंदे इस सेंटर में काम करेंगे जिनमें के वो 31 ममालिक भी शामिल हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालीफाई किया है आप सोच रहे होंगे कि मैं 31 क्यों कह रहा हूं इसलिए कि 32वां तो खुद कतर है वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 से मोहब्बत का इजहार और इस अहम इवेंट को दुनिया भर में नुमायां करने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं इनमें से एक हैं अब्दुल्ला सलमी जिनका ताल्लुक है सऊदी अरब से और ये पैदल चले जद्दा से 51 दिनों में इन्होंने तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और जद्दा के समंदर से लेकर के दोहा के समंदर तक इनका ये सफर रहेगा अबू समरा बॉर्डर तो ये पार कर चुके हैं और अब कॉर्निश पर पहुंचना इनका अब बाकी है इन्होंने तमाम जरूरी साजो सामान अपने साथ रखा हुआ है और साथ ही साथ ऐसे आलात भी हैं कि जिनसे इनके करीबी लोगों को हर वक्त पता होता है कि किस वक्त कहां हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई इमरजेंसी कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई तो फौरन इनकी मदद को पहुंचा जा सके लेकिन बहरहाल अब अब्दुल्ला सलमी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर और खैरियत बसेहत और आफियत पहुंच चुके हैं कतर में 51 दिनों का ये सफर
सफर 1500 किलोमीटर से ज्यादा फासला उन्होंने तय किया पैदल चलते हुए, और वजह उसकी कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत है। तो जनाब ऐसे भी दीवाने दुनिया में हैं। बात करेंगे एक ऐसे वाक़े की कि जो बड़ा अजीब सा है, और दुआ तो यही है कि ऐसा कुछ ना हो, मगर हो भी सकता है क्योंकि कानून तो कानून है और फीफा काफी सख्ती भी बरतता है इस मसले में। असल में एक टीम ऐसी है कि जिसको खतरा है कि उसको वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल से निकाल दिया जा सकता है। ये एक खतरा मंडरा रहा है ट्यूनिशिया की टीम पर, या ट्यूनिस की टीम के सर पर ये तलवार लटक रही है, क्योंकि फीफा का ये कानून है कि फुटबॉल की बॉडी में, फुटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन में, एसोसिएशन में गवर्नमेंट की, हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब हाल ही में ट्यूनिस में यूं हुआ है कि फीफा का कहना है कि वहां पर बराह रास्त हुकूमत इन्वॉल्व है फुटबॉल फेडरेशन या फुटबॉल एसोसिएशन में। अब अगर ये बात सही हो जाती है और ये बात मान ली जाती है, तो इस सूरत में फिर मुमकिन है कि ट्यूनिस की टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, कानून तो बहरहाल कानून है, सब पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इस सूरत में ट्यूनिस की जगह कौन लेगा? तो इसका पहला जवाब तो यह है कि अफ्रीका ही की कोई टीम जरूर उसकी जगह आएगी, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहीं से ट्यूनिस है। अब उसके बाद जो दूसरे और तीसरे नंबर पर जो टीमें, जो बेहतरीन टीमें हैं रैंकिंग के एतबार से वहां पे, वो है या तो अलजायर अल्जीरिया की टीम या फिर इजिप्ट यानी कि मिस्र की टीम। देखना है कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है, और पहला हक तो मैं फिर कहूंगा कि ट्यूनिस का ही है, लेकिन हुकूमत को भी समझना चाहिए कि किस तरह से फीफा के कवानीन की पासदारी करनी है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फीफा कितनी ताकतवर तंजीम है। कतर की कौमी टीम एक बार फिर से मेहमान बनेगी गोल्ड कप में, और ये कॉन्काकाफ यानी कि वो ममालिक जो कि कैरेबियन में हैं और उनके साथ के आसपास के जो और ममालिक हैं, यानी कि अमेरिका है, उसमें मैक्सिको है, पनामा है और दीगर वहां के जजायर हैं, इनसे मिल करके जो एक फुटबॉल कॉन्फेडरेशन बनता है उसका नाम है कॉन्काकाफ। और ये एक कप, एक टूर्नामेंट करवाती है चैंपियंस के दरमियान, जिसका नाम है गोल्ड कप। पिछले साल भी अगर आपको याद हो कतर की टीम ने इसमें शिरकत की थी और हैरान कुन तौर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, और एक मौके पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद फाइनल तक भी कतरी टीम पहुंच जाएगी। अब इस बार यानी कि 2023 में गोल्ड कप खेला जाएगा अमेरिका के शहरों में, और ये होगा 16 जून से लेकर के 16 जुलाई के दरमियान। और कतर की फुटबॉल टीम एक बार फिर से इस टूर्नामेंट में शरीक होगी। पिछले साल ये मुकाबला 10 जुलाई से 1 अगस्त के दरमियान हुआ था, और अन्नाबी यानी कि कतर की फुटबॉल टीम सेमीफाइनल तक जा पहुंची थी। वेस्ट एशिया यानी कि मगरबी एशियाई मुल्कों के खवातीन के वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए हो रहा है आज यहाँ पे ड्रॉ कतर में, और ये पहला टूर्नामेंट होगा खवातीन का जो कि वेस्ट एशियन ममालिक की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और इनमें जो ममालिक शरीक हैं वो हैं कतर, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, अमारात, इराक, शाम, फिलिस्तीन, लुबनान और मेजबान मुल्क जॉर्डन। जी हां, जॉर्डन या उर्दन में होंगे ये मुकाबले, और खेले जाएंगे इसी महीने नवंबर की 13 से, यानी कि अगले महीने नवंबर की 13 से लेकर के 24 तारीख के दरमियान। इस तरह से कुल ये 10 टीमें हैं, और आज ड्रॉ में वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किस ग्रुप में है।
कतर मोटर एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन के ज़ेरे इंतज़ाम मुकाबले हो गए हैं ख़त्म सहराई मुकाबले हो रहे थे कतर चैंपियनशिप के और ये छठा राउंड था जो कि मुकम्मल हुआ है कल 2 दिन तक हुए थे ये मुकाबले 28 और 29 अक्टूबर को सीलीन में ये मुकाबले हुए और कतर के बाहर से बहुत सारे ड्राइवर्स या रैली ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया था अब्दुल्ला अल खुलैफी कतर के ड्राइवर हैं जो कि इस टूर्नामेंट के रहे चैंपियन या इस चैंपियनशिप के रहे चैंपियन पहले नंबर पर ओवरऑल स्टैंडिंग में 116 पॉइंट्स के साथ अब्दुल्ला अल खुलैफी दूसरे नंबर पर अहमद बिन शाहीन अल मोहन्नदी इनका ताल्लुक भी कतर से है 91 पॉइंट्स के साथ और तीसरे नंबर पर हैं नवाफ सुवेदी और उनके थे 64 पॉइंट्स ये 3 बड़े इनामात या 3 बड़ी पोजीशंस इन्होंने ली उसके बाद मोटरसाइकिल की कैटेगरी में अमारात के मोटरसाइकिलिस्ट मोहम्मद अल बलूशी बने चैंपियन इस चैंपियनशिप के उनके टोटल पॉइंट्स बने 143 दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका साउथ अफ्रीका के मोटरसाइकिलिस्ट रहे जिनका नाम है माइकल एंडरसन और तीसरे नंबर पर अमारात के मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्जा रहे जिन्होंने 55 पॉइंट्स हासिल किए और क्रिकेट की तरफ मैं जरूर आऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ फुटबॉल के मैचेस और उनके नताइज कल इंग्लिश प्रीमियर लीग के 14th राउंड के 14वें राउंड के जो मुकाबले हुए उनमें जीतने वाली टीमों के नाम आपको बताता हूं मैनचेस्टर सिटी न्यूकैसल यूनाइटेड उसके अलावा क्रिस्टल पैलेस और टॉटनहम हॉटस्पर और साथ ही साथ ब्राइटन और होव एल्बियन भी अपने मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं जबकि एक और मैच रहा बराबर जो कि वेंडर्स और ब्रेंटफोर्ड के दरमियान था आज जो मुकाबले खेले जा रहे हैं उनके नताइज अभी आना बाकी हैं बल्कि एक नतीजा आ चुका है और ये है आर्सेनल और नॉटिंघम के दरमियान होने वाला मैच बल्कि इसमें भी अभी तक ये मैच खेला जा रहा है सिर्फ पहले हाफ में आर्सेनल ने बड़ा जुल्म किया है 5 गोल कर दिए हैं एक और मुकाबला जारी है मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम यूनाइटेड के दरमियान और यहां अभी तक कोई गोल हो नहीं सका है और अब हम चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेले गए और इसमें एक जो सबसे अहम मुकाबला था वो था भारत और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुकाबले सभी बहुत अच्छे हुए खास तौर पर जो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मुकाबला था वो भी लास्ट बॉल तक और इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ वो भी लास्ट ओवर तक गया और बहुत ही आसाब शिकन किस्म के मुकाबले थे पाकिस्तान का मैच जाहिर है कि एक आसान टीम थी सामने और वो जरा जल्दी खत्म हो गया अगरचे उसमें भी मेरी जाती तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तानी टीम आज भी नहीं खेली अगरचे मैच जीती है जरूर और रन रेट कुछ बेहतर किया है और उसके सेमीफाइनल्स में पहुंचने की उम्मीदें अब भी हल्की फुल्की बाकी हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीदरलैंड जैसी टीम को और भी बड़े मार्जिन से पाकिस्तानी टीम के अंदर हराने की सलाहियत थी भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ है ये बड़ा जबरदस्त पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने बनाए 133 विकेट्स के नुकसान पर और इसमें सूर्य कुमार यादव रहे टॉप स्कोरर बल्कि वही थे जिन्होंने भारत की जानिब से स्कोर किया 68 रन उन्होंने स्कोर किए थे 134 रन का हदफ था साउथ अफ्रीका का आगाज बहुत ही बुरा हुआ था क्वेंटी डिकॉक 1 रन पे आउट हो गए थे रैली रूसो खाता भी नहीं खोल सके कप्तान बाउमा की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं उनकी बुरी फॉर्म उनका साथ दे रही है 10 रन पर वो आउट हो गए लेकिन उसके बाद एडन मार्करम जिनको एक जीवन दान में मिला और कोहली ने उनका कैच छोड़ा 52 रन उन्होंने बनाए और डेविड मिलर आखिर तक थे और जिता करके ले गए 59 रन उन्होंने बनाए 3 छक्के 4 चौकों के साथ और बैक टू बैक जो 2 छक्के पड़े अश्विन को 18वें ओवर में उसकी वजह से सूरत हाल जरा बिगड़ गई थी फिर भी शमी ने 19वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और इस तरह से आखिरी ओवर में 6 रन फिर बाकी थे जो कि बहरहाल साउथ अफ्रीका ने 2 बॉल रहते हासिल कर लिए और ये मैच 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया
पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान होने वाला मैच नीदरलैंड ने 9 विकेटों पर बनाए थे 91 रन और पाकिस्तान ने ये हदफ 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर हासिल कर लिया 95 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। और यही मैं कह रहा हूं कि ये जो 4 विकेटें जो गिरी हैं ये नहीं गिरनी चाहिए थी। नीदरलैंड की बॉलिंग इतनी भी अच्छी नहीं है। उससे पहले जो मैच हुआ वो बहुत ही जबरदस्त, वो था बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान। यहां पर बांग्लादेश ने बाजी मारी और एक आसाब शिकन मुकाबला, एक बहुत ही जो नेल बाइटिंग किस्म का मैच था। जिम्बाब्वे ने बहुत ही तगड़ा मुकाबला किया और बिल्कुल वैसे जैसे उसने बिल्कुल आखिर में जाके पाकिस्तान को हरा दिया था, ऐसे ही लग रहा था कि शायद बांग्लादेश को भी मात दे दे, लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स ने अपने नर्व्स को, अपने आसाब को कंट्रोल में रखा। अगरचे कुछ नो बॉल का भी चक्कर बना, लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द डे अगर सब कुछ अच्छा हो गया है तो फिर पिछली बातें क्या याद करनी। बांग्लादेश ने बनाए थे पहले खेलते हुए 150 रन फॉर 7 और यहां पर सबसे ज्यादा रन ओपनर नजमुल हुसैन शांतु ने बनाए 71 रन 55 बॉल्स पर 1 छक्का 7 चौके। उनके अलावा 29 रन अफीफ हुसैन ने स्कोर किए, बहुत ही कीमती ये 29 रन आखिर में साबित हुए। और दीगर बल्लेबाजों में 23 रन कप्तान शाकिब अल हसन ने स्कोर किए। जवाबन जिम्बाब्वे की टीम का आगाज अच्छा नहीं हुआ और उनके इब्तिदाई खिलाड़ी सस्ते में ही निमट गए, लेकिन सीन विलियम्स ने जम के खेला 64 रन उन्होंने बनाए 42 रन में और टीम को वापस वो ले आए इस मैच में। और उनका शानदार साथ दिया था रियान बर्ल ने, जिन्होंने 25 बॉलों पर 27 रन बनाए और वो आखिर में क्रीज पर मौजूद भी थे, लेकिन वो उस लकीर को पार नहीं करा सके कि जिससे पार हो करके फतह के 2 पॉइंट उन्हें मिलते। लेकिन बहरहाल शानदार मुकाबला उन्होंने किया और जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर बना सकी 147। इस तरह से बांग्लादेश की टीम ये मुकाबला 3 रन से जीतने में कामयाब हो गई। आईसीसी T20 में अब जो अगले मैचेस हैं जो कल खेले जाएंगे 21 को, वो मैं आपको बता दूं। और कल असल में कुछ ज्यादा मैच नहीं है, सिर्फ एक ही मुकाबला है और ये मुकाबला है डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमों के दरमियान। खेला जाएगा ब्रिस्बेन में। ऑस्ट्रेलिया तो अपनी सरजमीन पर है, लेकिन आयरलैंड जिसने अभी इंग्लैंड को शिकस्त दे करके अपसेट किया था, उससे कुछ भी बाइद नहीं कहा जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि 100% ऑस्ट्रेलिया ही मैच जीतेगा। आयरलैंड में ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मैच का रुख किसी भी वक्त बदल सकते हैं। उनके पास ऐसे 2-3 बैट्समैन हैं जो लंबी हिट्स लगा सकते हैं और बैक टू बैक लगा सकते हैं। इसके अलावा उनके 1-2 बॉलर्स भी ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, लय में हैं। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया से फिर भी किसी तरह से उनका मुकाबला है नहीं। अलबत्ता अगर देखा जाए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को, अगर देखा जाए इंग्लैंड और आयरलैंड को, अगर देखा जाए स्कॉटलैंड और या उससे पहले नामीबिया ने जिस तरह से हराया था श्रीलंका को ग्रुप स्टेज में, तो कुछ भी हो सकता है और वैसे भी क्रिकेट बाय चांस है। इसी के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन जासिम अल हद्दाद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे इस प्रोग्राम में बुध को। खुदा हाफिज। आपका ख्याल आपका हक है। ख्याल की आजादी